हाँ जी बच्चा पार्टी ऑल सेट। सो मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने, और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 98 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज ऑलवेज आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड नंबर 98 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, इडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का पहला वर्ड है इन्फ्यूरिएट। रेफरेंस क्या लिखा है इन्फ्यूरिएट का? The golden rule of modern higher education has infuriated teachers, parents, and policymakers for centuries. Okay, meaning क्या है infuriate का? Make someone extremely angry and impatient. किसी को बहुत ज़्यादा आप गुस्से में ले आए अपने किसी काम से या बातों से, तो इसका मतलब आपने उनको infuriate कर दिया, है ना? गुस्से में आग बबूला कर दे कोई बात आपको, तो यानी कि वो आपको infuriate कर रही है। इस इमेज में आप देखें लिटरली इनके नाक से कान से धुआं निकल रहा है। कोई किसी ने चैट्स में कुछ लिख दिया ऐसा, या कोई मेल ऐसा आ गया जिसने इनको इन्फ्यूरिएट कर दिया, यानी आग बबूला कर दिया, ठीक है, क्रोधित कर दिया बहुत ज़्यादा। चलिए एग्जांपल्स पढ़ते हैं, समझते हैं इसको। द मैनेजर्स डिसमिसिव एटीट्यूड टुवर्ड द कंसर्न्स ऑफ द एम्प्लॉइज बिगैन टू इन्फ्यूरिएट एवरीवन इन द ऑफिस। अब जो मैनेजर हैं उनका एटीट्यूड कैसा है? डिसमिसिव, यानी कि किसी भी बात को वो नकार देते हैं ना, वैल्यू नहीं देते हैं। सो जो एम्प्लॉयज़ के कंसर्न्स थे उनको जब उन्होंने नकारा, उनका जो एटीट्यूड था हमेशा नकारने वाला, उस बात ने सबको इन्फ्यूरिएट करना स्टार्ट कर दिया, यानी सब आग बबूला होने लग गए, गुस्से में आने लग गए। यार कैसा मैनेजर है, किसी की बातें नहीं समझता है, ठीक है। वॉचिंग द रेकलेस ड्राइवर कट थ्रू ट्रैफिक लेन्स विदाउट सिग्नलिंग वॉज इनफ टू इन्फ्यूरिएट इवन द कामेस्ट पर्सन। अब कोई ड्राइवर है रेकलेस यानी कि बेपरवाह, बस टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी करके कैसे भी स्टीयरिंग को वहाँ घूम के वो कैसे भी कोशिश कर रहा है कि वो निकल जाए, ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है, लेन्स कहीं पे भी किसी भी लेन में घुस रहा है। सो इसको ये जो हरकत थी उस ड्राइवर की, बेसिकली टैक्सी ड्राइवर या कार ड्राइवर की, वो हरकत किसी कामिस्ट पर्सन यानी जो शांत रहने वाला व्यक्ति है उसको भी इन्फ्यूरिएट कर सकती है। ये सेंटेंस में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है ये, यानी कि शांत से शांत व्यक्ति को भी उसकी हरकत गुस्से में ला सकती है, क्रोधित कर सकती है। द लॉन्ग वेटिंग टाइम एट द रेस्टोरेंट डिड नॉट इन्फ्यूरिएट द गेस्ट एज दे वर एंजॉइंग देयर कन्वर्जेशन। अब वेटिंग टाइम है, रेस्टोरेंट के बाहर आप खड़े हुए हैं या बैठे भी हैं, इसके बावजूद भी, मतलब इतना लंबा आपने इंतज़ार किया, इसके बावजूद भी ये बात वहाँ पे जो गेस्ट हैं उनको इन्फ्यूरिएट नहीं कर रही है, क्योंकि वो आपस में ही बातों में ही मज़े ले रहे हैं, यानी खड़े खड़े जो बातें कर रहे हैं वो उसी में ही उनको आनंद आ रहा है। तो वो टाइम इतना उनके दिमाग में आ भी नहीं रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ गया है। ये भी सही है। His constant habit of interrupting people during meetings could infuriate even the most patient colleagues. एक व्यक्ति है, एक ऑफिस में कोई कलीग है जिसकी आदत है कि वो हर समय बीच में टोकता है लोगों को, और ये जो हरकत है उसकी, ये जितने भी शांत कलीग्स हैं, यानी जो एकदम काम रहते हैं, पेशेंट रहते हैं, उनको भी ये बात इन्फ्यूरिएट कर सकती है या कर सकी, इसको ऐसे बोल सकते हैं। सो ये भी सेंटेंस सही है। सो ऑल आर करेक्ट, यस ऑल आर करेक्ट। हमने समझा इन्फ्यूरिएट का मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, एनरेज किसी को गुस्से में लाना बहुत ज़्यादा, इरिटेट, एग्जैस्परेट, ये भी एक अच्छा वर्ड है। एग्जैस्परेट यानी किसी को बहुत ज़्यादा लेवल पे जाके आप इरिटेट कर रहे हैं, एग्जैस्परेट कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं, तो हम उसको बोल सकते हैं इन्फ्यूरिएट का सिनोनिम। एंटोनिम्स की बात करें तो सूद, शांत करना, काम करना, पैसिफाई, शांत करना उसको, है ना, कोई गुस्से में हो उसको आप पैसिफाई कर रहे हैं, यानी उसको आप शांत कर रहे हैं, तो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एंडाउमेंट। रेफरेंस क्या है? न्यू नॉन प्रॉफिट इंडियन यूनिवर्सिटीज दैट रेज मनी फॉर एंडाउमेंट्स एंड स्कॉलरशिप्स व्हाइल यूजिंग डिफरेंशियल स्टूडेंट फीस टू क्रॉस सब्सिडाइज। ओके, मीनिंग क्या है एंडाउमेंट का? द एक्शन ऑफ गिविंग और बिक्यूदिंग मनी और प्रॉपर्टी टू अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन, यानी किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी पर्सन को आप एक तरीके से दान दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, उसको हम एंडाउमेंट बोलते हैं। नाउन के तौर पे ये यूज़ होगा, देखिए यहाँ पे प्लूरल में यूज़ हो रहा है एंडाउमेंट्स। सो हमें समझ में आ रहा है कि नाउन है। सो दान देना, अनुदान, है ना, पैसे से आप हेल्प कर रहे हैं उसकी। बिक्वीद अगेन वसीयत कर देना किसी के नाम कोई चीज़, आप बेसिकली आप छोड़ के जा रहे हैं किसी के लिए। त्यागना, छोड़ के जाना, ये सारे हम यूज़ करते हैं बिक्वीदिंग के लिए। एंड बिक्वीदिंग वर्ड को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है एंडाउमेंट को। एंडाउमेंट बेसिकली एक दान होता है, यानी किसी को दे देना, किसी इंस्टीट्यूशन को या किसी पर्सन को
आप हेल्प कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, उसको हम एंडाउमेंट बोलते हैं। ये देखिए डोनेशन है ना, बेसिकली एंडाउमेंट। क्लियर है? एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। द यूनिवर्सिटी रिसीव्ड अ लार्ज एंडाउमेंट फ्रॉम एन एनोनिमस डोनर टू फंड स्कॉलरशिप्स फॉर अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स। एक यूनिवर्सिटी है, उनको बहुत बड़ा अमाउंट मिला एनोनिमस डोनर से। एनोनिमस बेनाम, यानी कि कोई बता के नहीं गया कि किसने डोनेट किया है, और किसको किया? अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को, यानी कि जो बेचारे बच्चे जिनके पास साधन नहीं है प्रॉपर, उनको दान दिया स्कॉलरशिप्स फंड करने के लिए। यानी कि जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं वहाँ पे अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को, उसके लिए उन्होंने दान किया। एक एनोनिमस डोनर नहीं, बिल्कुल सही सेंटेंस। दूसरा एग्जांपल पढ़ते हैं। द कमेटी अप्रिशिएटेड द सिंगर्स म्यूजिकल एंडाउमेंट ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। डजंट मेक एनी सेंस, एब्सर्ड है ये। यहाँ पे म्यूजिकल एंडाउमेंट कुछ मतलब नहीं बनता इसका। अ जेनरस एंडाउमेंट फ्रॉम द फाउंडेशन एंश्योर्ड दैट द लेबोरेटरी A generous endowment from the foundation ensured that the laboratory could continue its research programs. एक बहुत ही generous endowment मिला। generous यानी कि जहाँ पे पूरा दिल खोल के कोई दान कर रहा है, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। generous endowment from the foundation, यानी कोई फाउंडेशन है, उसने एक बहुत अच्छा दान दिया। किसके कॉन्टेक्स्ट में? लेबोरेटरी कंटिन्यू कर सके अपने रिसर्च प्रोग्राम को, उसके लिए। तो लेबोरेटरी को दान दिया यहाँ पे। ठीक है, सही है सेंटेंस। The endowment was allocated to cover operational costs, allowing the school to offer concessional fees for underprivileged children. एक स्कूल को एंडाउमेंट मिला, किस लिए मिला? कि भाई आप अपनी ऑपरेशनल कॉस्ट को कवर करें, ताकि आप अपनी फीस को कम करें, कंसेशन दें जो गरीब बच्चे हैं उनको। ये भी सही है। तो हमारा गलत सेंटेंस ऑलरेडी मिल चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया हो एंडाउमेंट का मीनिंग एंड कॉन्टेक्स्ट। सिनोनिम्स की बात करें तो डोनेशन, ग्रांट, फंडिंग, तीनों एक जैसे ऑलमोस्ट मीनिंग में। एंटोनिम्स, डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि पैसे को आप एक तरीके से खींच रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, विड्रॉल हो सकता है बिल्कुल, और डाइवेस्टमेंट भी हो सकता है, यानी कि रोक देना, है ना, जो पैसे का फ्लो था उसको रोक देना। सो ये दोनों एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज कंस्ट्रेंट। का भी इजी वर्ड है, कॉमन वर्ड है। रेफरेंस क्या है? इन थ्योरी पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैव दैट हंगेरियन इकोनॉमिस्ट जानोस कॉर्नाई कॉल्ड सॉफ्ट बजट कंस्ट्रेंट्स। ओके, मीनिंग क्या है कंस्ट्रेंट का? अ लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन, यानी कि कोई लगाम। कंस्ट्रेंट यानी लगाम, रुकावट, लिमिटेशन, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। ठीक है, पढ़ते हैं इसको, समझते हैं इसको कॉन्टेक्स्ट के साथ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, द रैपिड अर्बनाइजेशन इन मेजर इंडियन सिटीज इज hindered by constraints in land acquisition and in inadequate transportation networks. तेजी से जो अर्बनाइजेशन का एक प्लान जो है मेजर सिटीज़ में, वो रुका। किसके कारण? कंस्ट्रेंट्स वहाँ पे फेस किए गवर्नमेंट ने। लैंड एक्विजिशन के मामले में, यानी को भूमि अधिग्रहण नहीं कर पा रहे हैं इतनी तेज़ी से। भाई जब भूमि लेंगे किसानों से तभी तो उस पर डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, पर जब वो भूमि ही नहीं मिल रही तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा हो पाएगा। इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स, और ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इतना पर्याप्त नहीं है जितना उसे होना चाहिए था, इसलिए यहाँ पे भी प्रॉब्लम फेस करने को मिली। सो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? कंस्ट्रेंट पढ़ा। ठीक है, एक और एग्जांपल है एग्रीकल्चरल सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में। फार्मर्स इन इंडिया ऑफन फेस फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम अडॉप्टिंग मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज। बिल्कुल सही बात है, हमारे जो इंडिया के फार्मर्स हैं उनको अक्सर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का सामना करना पड़ता है। कंस्ट्रेंट्स कैसे हैं? फाइनेंशियल लिमिटेशन है, यानी इससे ज़्यादा पैसा उनके पास नहीं होता कि वो इन्वेस्ट करके मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को फॉलो कर पाएँ या टेक्नोलॉजीज़ को फॉलो कर पाएँ। और एक और एग्जांपल है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। द एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स इन इंडिया इज इम्पैक्टेड बाय रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स एंड चैलेंजेस इन ग्रिड इंटीग्रेशन। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो वहाँ पे भी हमें कंस्ट्रेंट्स देखने को मिलते हैं। किसकी तरफ से? रेगुलेटरी कंस्ट्रेंट्स देखने को मिलते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ की तरफ से, कि भाई ग्रिड इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं है, आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, हमारी अप्रूवल की आपको नीड होगी। सो इस तरीके से चीज़ें टल जाती हैं और फिर वो बहुत स्लोली आगे बढ़ पाती हैं। सो ये कंस्ट्रेंट्स के कॉन्टेक्स्ट से 4 सेंटेंसेस और देखते हैं इनको। ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स द प्रोजेक्ट हैड टू बी स्केल्ड डाउन सिग्निफिकेंटली। बिल्कुल सही बात है, अब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है तो प्रोजेक्ट को हमें नीचे लाना पड़ेगा, उसको स्केल डाउन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कॉस्ट कम हो। द लीगल कंस्ट्रेंट्स imposed on the company limited its ability to expand into new markets. अब कोई कंपनी है
उसने सोचा भाई नए मार्केट्स में एंटर करते हैं, पर वहाँ पे क्या देखने को मिला, लीगल कंस्ट्रेंट्स, यानी कि कुछ लॉज को वो बेसिकली ब्रेक कर रहे थे न चाहते हुए, है ना। ऐसा नहीं कि वो चाह रहे हों लोग ब्रेक करना, पर जब आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे होते हैं तो वहाँ के लॉज अलग होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए लीगल कंस्ट्रेंट्स के कारण उनकी जो नई मार्केट्स में जाने की, जो एक्सपेंशन करने की जो एक स्ट्रेटजी थी, उसमें उनको बेसिकली रुकावटों का सामना करना पड़ा। ठीक है, ये बोल सकते हैं आप इसमें। सही है सेंटेंस। द प्रोजेक्ट मैनेजर हाईलाइटेड द टेक्नोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स दैट स्लोड डाउन डेवलपमेंट। कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसने हाईलाइट किया, देखिए सर ये टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट्स हैं, हमें ये चीज़ें चाहिए जो हमारे पास नहीं है, इस कारण से डेवलपमेंट स्लो हो गया है हमारा। बिल्कुल सही है। द कंस्ट्रेंट ऑफ हर शेड्यूल अलाउड हर टू अटेंड एवरी इवेंट ओवर द वीकेंड। अगर शेड्यूल में कंस्ट्रेंट है, लिमिटेशन है, वो टाइम बहुत कम है, तो वो हर इवेंट अटेंड कैसे कर रही है वीकेंड पे? कॉन्ट्रडिक्टरी बात है, इसीलिए ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। सिनोनिम्स की बात करें तो लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन, कर्ब, कंट्रोल। कर्ब यानी कि लिमिट लगाना एक तरीके से। एंड एंटोनिम्स की बात करें तो फ्रीडम, लिबर्टी, अपॉर्चुनिटी, अवसर। ठीक है, सो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। नेक्स्ट idiomatic expression is take the long view. The endowment raised by the Indian School of Business from multiple donors has allowed it to innovate and take the long view. Okay, meaning think beyond the current situation. यानी आगे की सोचना, बड़ी पिक्चर देखना, है ना। बड़ी पिक्चर देखना, आगे की सोचना, बड़ा सोचना, इसको हम बोलते हैं टेक द लॉन्ग व्यू। समझते हैं इसको। India's economic growth, while short-term challenges like inflation and global market volatility may arise, policymakers must take the long view on India's economic growth by investing in infrastructure and education for sustainable development. भले ही शॉर्ट टर्म के लिए हमें इन्फ्लेशन और ग्लोबल मार्केट वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़े, पर पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए और आगे चल के हमारी एजुकेशन सस्टेनेबल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल हो, इसीलिए उसमें इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। ये बात बोली जा रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं सेंटेंस क्या लिखा है। वेंचर कैपिटलिस्ट जो पैसा लगाते हैं कंपनीज में and entrepreneurs in India's startup ecosystem must take the long view, focusing on building strong, sustainable businesses rather than seeking quick returns on investment. बात यह है कि VCs जब पैसा लगाते हैं तो वो बात हो रही है कि उन्हें इस माइंडसेट से पैसा लगाना चाहिए कि उन्हें लॉन्ग टर्म चलना है ना, बड़ी पिक्चर देखनी है और सस्टेनेबल बिजनेसेस खड़े करने हैं, ना कि शॉर्ट टर्म गेन देखना है कि चलो 5 साल हो गए, अब हमें 20 टाइम्स रिटर्न दो, हम एग्जिट मारेंगे या एक्विजिशन के लिए जाएंगे। सो ये ना होके क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म पिक्चर देखनी चाहिए। अर्बन प्लानिंग के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं क्या लिखा है। एज सिटीज लाइक दिल्ली एंड मुंबई फेस ग्रोइंग congestion and pollution, urban planners need to take the long view by designing smart cities that can handle future population growth and environmental challenges. यानी कि जो हमें देखने को मिल रहा है अब दिल्ली और मुंबई में, जो हमें कंजेशन देखने को मिलता है या जो पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, अर्बन प्लानर्स को बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए और आगे की प्लानिंग करते हुए स्मार्ट सिटीज़ डेवलप करनी चाहिए जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को हैंडल कर सकें, जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको हैंडल कर सकें, एनवायरमेंटल चैलेंजेस को हैंडल कर सकें। ठीक है, सो ये थे एग्जांपल्स अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। पढ़ते हैं 4 सेंटेंस और हैं हमारे सामने। द CEO urged the board to take the long view when considering the company's expansion strategy focusing on future growth rather than immediate gains. CEO ने बहुत जोर लगाकर बोर्ड से ये बात कही कि हमें बड़ी पिक्चर देखनी चाहिए अगर हमें कंपनी की एक्सपेंशन स्ट्रेटजी को देखना है, आगे की ग्रोथ को देखना है, न कि इमीडिएट गेंस को हमें ध्यान में रखना है। हमें इमीडिएट गेंस को न ध्यान में रखते हुए हमें बड़ी पिक्चर देखनी है। ठीक है, सस्टेनेबल बिजनेस डेवलप करना है। बिल्कुल सही है। While others were worried about the short-term setbacks, she always took the long view and remained optimistic about the project's eventual success. यानी कि कोई लेडी है, वो शॉर्ट टर्म सेटबैक से कभी परेशान नहीं हुई, हमेशा उन्होंने बड़ी पिक्चर देखी है। शी ऑलवेज टुक द लॉन्ग व्यू एंड रिमेन्ड ऑप्टिमिस्टिक, हमेशा पॉजिटिव बनी रही प्रोजेक्ट की आगे जो आने वाली इवेंचुअल सक्सेस है उसके लिए। बिल्कुल सही है। शी टुक द लॉन्ग व्यू एंड एडमायर्ड द ब्यूटिफुल लैंडस्केप फ्रॉम द हाई वेंटेज पॉइंट ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन। कोई सेंस नहीं बन रहा इसका। वेंटेज पॉइंट क्या होता है? जहाँ से काफ़ी ऊपर जब आप पहुँच जाते हैं, वहाँ से आपको पूरा व्यू मिलता है, वेंटेज पॉइंट। ठीक है, उसको बोलते हैं। एक और सेंटेंस है, द डिसीजन टू कट कॉस्ट मे सीम वाइज नाउ बट टेकिंग द लॉन्ग व्यू इट कुड हार्म द कंपनीज रेपुटेशन। कॉस्ट कट करने का डिसीजन अभी तो लग रहा है समझदारी वाला, पर
बड़ी पिक्चर देखें तो ये कंपनी की रेपुटेशन को हार्म कर सकता है। बिल्कुल सही सेंटेंस। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो। मीनिंग प्लान फॉर फ्यूचर, कंसीडर फ्यूचर इम्प्लीकेशंस, इवैल्यूएट थरोली, पूरी तरीके से इवैल्यूएट करना, असेस करना। एंटोनिम्स की बात करें तो एक्ट हेस्टली, जल्दबाजी करना, फोकस ऑन इमीडिएट रिजल्ट्स, तुरंत हमें रिजल्ट मिले उस पर फोकस करना। सो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज फिलैंथ्रोपिस्ट। अगेन काफ़ी कॉमन वर्ड है। रेफरेंस क्या है? द बिगेस्ट चैलेंज फॉर नॉन प्रॉफिट यूनिवर्सिटीज इज कन्विंसिंग philanthropists to fund revenue expenses, meaning a person who seeks to promote the welfare of others, especially by generous donation, यानी कि दूसरों की भलाई के लिए जो व्यक्ति काम करे खास करके पैसे से, यानी कि वो दान करे, है ना, अपना, उसने पहले वेल्थ क्रिएट की, अब उसकी मंशा है कि वो समाज में अपनी वेल्थ से चेंज लेके आए, और इसके लिए जहाँ जहाँ उसको लगता है डोनेशन की नीड है लोगों को, वो डोनेट करता है। ऐसे व्यक्तियों को हम क्या बोलते हैं? फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है। एग्जाम्पल्स के तौर पे अब ये जो इमेज है इसमें हमें बिग शॉट्स देखने को मिल रहे हैं। मिस्टर अजीम प्रेम जी, विप्रो के चेयरमैन, एंड मिस्टर बच्चन, अक्षय कुमार को मैं पहचान रहा हूँ यहाँ पे, और झुनझुनवाला साहब हैं ये, जो अभी हमारे बीच में नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली 2022 में शायद इनकी डेथ हो गई थी। स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े एक तरीके से फेस हैं ये, और ये हैं निखिल कामत और नितिन कामत, आई बिलीव, हाँ, ज़ीरोधा के फाउंडर्स हैं, दोनों भाई हैं। और जिन भी लोगों को मैंने यहाँ पे नेम किया, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इनका नाम क्या है या इन लेडी का नाम क्या है, बाकी लोगों को मैंने बताया। और इनके बारे में बोला जाता है कि ये बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जहाँ भी इनको लगता है कि पैसा देना है, फंड करना है किसी अच्छे कॉज में, तो ये करते हैं आगे बढ़ के। सो जेनरस फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, हम इनको बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। एज अ वेल नोन फिलैंथ्रोपिस्ट ही डेडिकेटेड हिज लाइफ टू सपोर्टिंग कॉजेज दैट इम्प्रूव एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। अब कोई है फिलैंथ्रोपिस्ट, उन्होंने हमेशा अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन की एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया, और अपना जो भी बन पड़ा उनसे उन्होंने हमेशा हेल्प की, है ना, सपोर्ट किया इस कॉज को। द फिलैंथ्रोपिस्ट वॉज ऑनर्ड एट द इवेंट फॉर हिज जनरस कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स हेल्थ केयर इनिशिएटिव्स इन अंडर सर्व्ड एरियाज। अब कोई और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उन्होंने किस एरिया पे काम किया? हेल्थ केयर में। कहाँ? खास करके किस सेक्टर में? अंडर सर्व्ड एरियाज, जहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं पहुँच पाते, जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं पहुँच पाती, उस एरिया में काम किया और पैसा लगाया और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में हेल्प की। ठीक है। द फिलैंथ्रोपिस्ट वॉज वाइडली रिकग्नाइज्ड फॉर हिज सेल्फलेस एंडेवर्स टू एड इन डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। अब कोई फिलैंथ्रोपिस्ट है, वर्ल्ड लेवल पे जब डिजास्टर रिलीफ की बात आती है तो वो बढ़ चढ़ कर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने एफर्ट्स लगा के जितना उनसे होता है वो पॉसिबली वो करते हैं। बिल्कुल सही है ये भी। Being a philanthropist, he took a hands-on approach in managing his wealth portfolio and maximizing investments for personal gain. अब यहाँ पे सेंस नहीं आ रहा क्योंकि philanthropist वाला कॉन्टेक्स्ट यूज हो रहा है, फिर बोला जा रहा है कि वो मैक्सिमाइज करने अपने इन्वेस्टमेंट को पर्सनल गेन के लिए, तो कोई सेंस नहीं बन रहा है, एब्सर्ड बातें हैं यहाँ पे, इसीलिए इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो बेनिफैक्टर, दयावान, पैट्रन, अगेन एफर्ट से, पैसे से हेल्प करना, डोनर, कॉन्ट्रीब्यूटर, ये सब सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स की बात करें तो बेनिफिशियरी यानी जिसको फ़ायदा मिल रहा है, रेसिपिएंट अगेन जिसको फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, एक तो कॉन्ट्रीब्यूटर है जो दे रहा है, दूसरा बेनिफिशियरी या रेसिपिएंट, सो वो एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जा सकते हैं। दैट्स इट बच्चा पार्टी। अब आपको क्या करना है, यू नो वेरी वेल, हर एक वर्ड और जो ईडियम हमने पढ़ा उस पर बनाना है आपको अपना खुद का एक सेंटेंस, और सेंटेंसेस के इस कॉम्बिनेशन को ड्रॉप कर देना है इसी वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। ठीक है। दूसरा, आई एम अवेलेबल ऑन टेलीग्राम, दिस इज माई यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूँगा हमारे ग्रुप का लिंक आपके साथ। ग्रुप ज्वाइन करें बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, लेक्चर देखा आपने, लेक्चर नंबर 98। अब आपको जाना है आपके स्मार्ट रीड कोर्स के डैशबोर्ड पे और अटैम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 98। अटैम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही इस एक्सरसाइज में और आपका आरसी लेवल क्या रहा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में, सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।